तो लिखो एक पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी 7:15 से कर दिए हो गया। तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, यानी तो बहुत 7-8 हो रहा होगा शायद। तुरंत कर लिया करो, मेरे 7-7 हो रहा है बल्कि। क्या अभी लाइव नहीं आ रहा होगा? तो मेरे बच्चे उसको 7-10 कर लो ज़्यादा ज़्यादा। PDF वीडियो अपलोड करना सीखे हो? अभी नहीं सीखे? और वीडियो अनलॉक करना? हाँ, वो भी नहीं सीखे? चलो मैं सिखाऊंगा। नहीं नहीं, आप क्यों मिलेगी मेरे भाई? मान लोगों की मिलती है, इस मामले में नहीं। आप कल छोटी गाड़ी लेके आ रहे हैं, स्विफ्ट। गया गया खरीदने तो कोई गाड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं, वो फिट गाड़ी है सही, उस पे कम नजर डालते हैं लोग। यही उसने भी बोला कि आजकल फॉर्चूनर और क्रेटा और एक और तीसरी इनोवा यही चोरी में है। फिर तुम लोग का सिलेक्शन हो जाता है बड़ी गाड़ी लेंगे। नहीं, सिलेक्शन आप लोग कर लोगे तो फिर बड़ी गाड़ी ले लेंगे। अभी तो अब अगला टारगेट है एक अपना गुरुकुल बनाना, तो उसमें चाहिए कम से कम 4-5 करोड़ रुपये। गुरुकुल बना रहे हो? हाँ, अगला टारगेट है। जैसे आदमी अपना टारगेट सोनीपत में बनाऊंगा। अच्छा, अपना खुद से? कब तक रेंट देते रहूँगा? 1.5-2 लाख रेंट जा रहा है। हाँ हाँ, अब तीनों जगह का इतना मतलब वो भी नहीं है इतना रेंट सोनीपत में तो फिर भी। मेरे भाई कॉलेज लेता हूँ ना मैं लीज पे, अच्छा, बिल्डिंग नहीं लेता, मैं कॉलेज ले लेता हूँ, तो महंगा हो जाता है। हो गया, चलो। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स, लास्ट क्लास में ही था ना, खुले बाजार की क्रिया का अर्थ है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। इट इज अ मैटर ऑफ आरबीआई, यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मैटर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आरबीआई एंड बैंक, या आरबीआई और बैंक के बीच का संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन आरबीआई एंड बैंक, आरबीआई और बैंक के बीच का संबंध है। अब देखो, आरबीआई अपना सिक्योरिटी पेपर बैंक को देते हैं, तो बैंक इसके बदले में आरबीआई को क्या देते हैं? मनी देते हैं। नहीं, आरबीआई सिक्योरिटी पेपर का मतलब है कुछ भी गारंटी पेपर, जैसे भारत सरकार ने लिख के दे दिया कि ये इतने हजार का, इतने लाख का गारंटी पेपर है, दैट इज सिक्योरिटी पेपर। बैंक अपना सिक्योरिटी पेपर बैंक को दे, बैंक आरबीआई को, तो आरबीआई बैंक को मनी देगा। तो इसमें मनी का फ्लो मार्केट में क्या होगा बच्चों? कम होगा, और इसमें मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। याद करो, यही था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी, तो उसी को नए रूप में हम ओएमओ के रूप में शो करते हैं। लिख डालो। सर मेरा एनवीएस का पेपर डाला है मैंने, तो 5 सितंबर 10 के बीच आएगा वो। तो उसके लिए कैसे तैयारी करूँ मैं? एनवीएस किस पोस्ट के लिए? टीजीटी एसएसटी है मेरा। एनसीईआरटी कर लो बढ़िया से,
एनसीईआरटी में कौन कौन सा ये पूछेगा इकोनॉमिक्स 9th 10th, हाँ हाँ, दो चार पूछेगा क्वेश्चन ना? पूछ सकता है। 9 10 तक हो जाएगा। तुम बच्चे एक बार इंक भर के और ऑफिस में बैठ जाओ, ऑफिस में कोई है ही नहीं। विवेक पता नहीं कहाँ, नंबर भी नहीं लग रहा। हाँ अच्छा, अंदर थे, ओके। आज खाना ठीक बना था तुम्हारे वहाँ? आज कुक चेंज था, अच्छा बना था ना? एक बार देख लो, विवेक है नहीं होंगे तो आ जाना, वहीं बैठ जाना, नहीं तो आ जाना। क्लियर है? तो अब तक हमने क्या सीखा था, क्या हम कर रहे थे, याद हो आपको? तो हम कर रहे थे फंक्शन ऑफ आरबीआई, नहीं, आरबीआई के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। और आरबीआई का कार्य में हमने दो कार्य अब तक सीखा है, मनी इशू करना और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना। तो अब तक हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों सीख लिया। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या था बच्चों? तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब था कि मार्केट में मनी के फ्लो को डिसाइड करना, कंट्रोल करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी जारी होगा तो दो ही काम होगा, या तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा या तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। तो लिखो मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइड इन 2 टाइप्स, 2 प्रकार से बांटते हैं। हेलो जी, जी गुड इवनिंग जी। तो ऑफिस आ सकते हैं या फ़ोन पे बताएं? निरंकारी में पड़ेगा, जीटीबी से सीधे 10 रुपये का ऑटो मिलेगा। गेट नंबर 1 से ऑटो मिलते हैं, 111 से जी। बच्चे या तो मैं 8 बजे कॉल कर लूँ, मैं क्लास में हूँ। ओके। मौद्रिक नीति को 2 प्रकार से बांटते हैं, कठोर मौद्रिक नीति और दूसरा उदार मौद्रिक नीति। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी एंड सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, जब जब मार्केट में हार्ड वर्ड आए तो हार्ड वर्ड का मतलब होगा डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे नहीं बोलते हाथ टाइट है, हार्ड मार्केट हार्ड चल रहा है, तो मतलब क्या है, मार्केट में टफ सिचुएशन है। तो टफ सिचुएशन कब होगा? जब मार्केट में मनी ज़्यादा होगा तब, या जब मार्केट में मनी कम होगा तब? कम होगा तब। तो मार्केट में मनी कब होगा कम? जब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मार्केट में मनी का फ्लो, मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉफ्ट में क्या होगा? बैंक रेट कम कर दिया जाए तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो सॉफ्ट का मतलब है मनी के फ्लो को बढ़ा देना और हार्ड का मतलब है मनी के फ्लो को कम कर देना। लिखो यहाँ तक।
जितना करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नहीं मतलब उसमें आएगा एनिमेशन। अब लास्ट टाइम DSSB ने दिया तो 100 में लगभग 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के दे दिए, तो ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, सिलेबस में तो है। चलो यहाँ तक क्लियर। अब देखो सिंपल सा मतलब है कि जब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ा देते हैं तो इस पॉलिसी को सॉफ्ट कहते हैं, और मार्केट में जब मनी का फ्लो कम कर देते हैं तो इस पॉलिसी को हार्ड कहते हैं। तो ये मान लो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है, ये बढ़ जाए तो इस पॉलिसी को क्या कहा जाएगा? हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति। और ये कम हो जाए तो इस पॉलिसी को क्या कहा जाएगा? सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, उदार मौद्रिक नीति। नहीं, अब कस्टमर क्या चाहता है? चीज़ों को हाई रेट पे बेचना है या सस्ते रेट पे बेचना है? कस्टमर चीज़ों को हाई रेट पे खरीदना चाहता है या चीप रेट पे? चीप रेट। और सेलर हाई रेट पे। तो बैंक कौन सा चाहेगा, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी या सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी? क्योंकि हमने सीखा है कि किसी वस्तु का प्राइस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके कॉस्ट और उसके प्रॉफिट पर। यदि कॉस्ट तो एक लेवल पे उतना ही रहता है, प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो बैंक क्या चाहेगा? हमेशा प्राइस को बढ़ा के रखना है, यानी बैंक पसंद करेगा हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को बैंक कहता है डियर मनी। याद करो हमने आपको टाइप्स ऑफ मनी भी लिखवाई, तो बीच बीच में करवा रहे हैं, जो बचेगा लास्ट में करवाएंगे। तो एक बार ऐसे बनाओ और फिर लिखो डियर मनी। लिख दिए? देखो डियर मनी। डियर मनी इज अ हाई इंटरेस्ट रेट मनी। डियर मनी उच्च ब्याज दर की मुद्रा है। इज अ हाई इंटरेस्ट रेट मनी, उच्च ब्याज दर की मुद्रा है। इट इज बेनिफिटेड फॉर बैंक, या बैंक के लिए लाभकारी है। बेनिफिटेड फॉर बैंक, बैंक के लिए लाभकारी है। सो इसी कारण इट इज नोन एज डियर मनी, इसी कारण इसे डियर मनी कहते हैं। डियर मनी कहते हैं। कस्टमर के लिए इसे वापस करना मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है। तो लिखो इट इज डिफिकल्ट टू रिटर्न, इसे वापस करना मुश्किल है। सो इसी कारण
सो इसी कारण इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफ़िकल्ट मनी, इसी कारण इसे मुश्किल मुद्रा भी कहते हैं। डिफ़िकल्ट मनी मुश्किल मुद्रा भी कहते हैं। तो ध्यान से देखो, तो बैंक के पॉइंट व्यू से क्या हो गया ये डियर मनी, और कस्टमर के पॉइंट व्यू से क्या हो गया ये डिफ़िकल्ट मनी, टफ मनी। चलो, इसको कहते हैं हम चीप मनी, सस्ती मुद्रा। कस्टमर को इसे वापस करना आसान है मुश्किल है? आसान है। तो लिखो अगला चीप मनी, सस्ती मुद्रा। चीप मनी इज द लो इंटरेस्ट रेट मनी, निम्न ब्याज दर की मुद्रा है। लो इंटरेस्ट रेट मनी, निम्न ब्याज दर की मुद्रा है। इट इज लिस्ट बेनिफिटेड फॉर बैंक, या बैंक के लिए कम लाभकारी है। लिस्ट बेनिफिटेड फॉर बैंक, बैंक के लिए कम लाभकारी। सो इसी कारण इट इज नोन एज, इसी कारण इसे चीप मनी, सस्ती मुद्रा कहते हैं। कस्टमर के लिए वापस करना आसान मुश्किल? आसान। तो लिखो इट इज इजी टू रिटर्न, इसे वापस करना आसान है। इजी टू रिटर्न, वापस करना आसान है। सो इसी कारण इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी कारण इसे नोन एज इजी मनी, आसान मुद्रा भी कहते हैं। तो कस्टमर के पॉइंट व्यू से क्या हो गया बच्चों ये डिफिकल्ट मनी और इजी मनी। बैंक के पॉइंट व्यू से क्या हो गया ये डियर मनी और चीप मनी। चलो, तुम सबने इन्फ्लेशन पढ़ा है मेरे से, मुद्रास्फीति तुम नहीं पढ़ी हो शायद? पढ़ी हो, ठीक। तो बताओ इन्फ्लेशन के कंडीशन में क्या आएगा, डियर मनी या सॉफ्ट मनी या चीप मनी? इन्फ्लेशन के कंडीशन में हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी आएगा या सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी? हार्ड आएगा ना, तो लिख लो हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, नोट करके, इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। कठोर मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की स्थिति में लागू किया जाता है। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। कठोर मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की स्थिति में लाया जाता है। सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, उदार मौद्रिक नीति, implemented in the condition of deflation, मुद्रा अस्फीति की स्थिति में लाया जाता है। तो अब जाके हमने ख़त्म किया मॉनेटरी पॉलिसी, और हमने आरबीआई का 2 कार्य डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो एक कार्य है क्या, मनी इशू करना, और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना। नहीं, अब तीसरा लिखो, थर्ड फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई और क्या करते हैं बताओ, ये तो तुम लोग को भी एक आध बात बताओ। आरबीआई और क्या करते हैं? नहीं, तो लिखो
आरबीआई इज नोन एज बैंकर्स बैंक। आरबीआई को बैंकों का बैंकर भी कहते हैं, नोन एज बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंकर भी कहते हैं। क्लियर? अगला, इसका मतलब क्या है, जो काम हमारा बैंक हमारे लिए करता है वही काम आरबीआई बाकी बैंकों के लिए करते हैं। तो हमारा बैंक हमारे लिए क्या करता है, पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा देता है, हम कमाते हैं तो उसको जमा कर देते हैं, हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी बताता है। तो सेम यही काम आरबीआई बाकी बैंकों के लिए करते हैं। चौथा, आरबीआई इज नोन एज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई को सरकार का बैंकर भी कहते हैं। अगला, आरबीआई इज नोन एज लास्ट रिसोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी। आरबीआई भारतीय मुद्रा का आखिरी स्रोत है। लास्ट रिसोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा का आखिरी स्रोत है। हम जैसे देश में जो पैसा हमारा छपता है यहाँ पे, तो हम अपनी मर्जी से नहीं छाप सकते उसको। जैसे आप अपनी मर्जी से देश में कितना है पैसा छाप सकते, जितना चाहे उतना फिर क्यों नहीं? छाप देंगे तो यही प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये तो हर मजा आ जाए, लेकिन मतलब जो पैसा अब आ रहा है ये मतलब बाहर से परमिशन लेनी पड़ती है, अपनी मर्जी से छापते हैं। अपनी मर्जी से। जीडीपी का 106%, जितना जीडीपी बनाते हैं उसका 6 रुपये ज़्यादा। मनी का फ्लो हमेशा सप्लाई से ज़्यादा रखते हैं ताकि डिमांड बना रहे। डिमांड ही इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाता है। और नहीं। सिक्योरिटी वगैरह हम वहाँ पे टेकते हैं ऊपर जैसे। आप कहीं सिक्योरिटी नहीं टेकते हैं, नहीं? अपने पास ही रखते हैं। वो तो लोन वगैरह लेने के लिए। हाँ, अब याद करो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बैंक, नहीं? तो बैंक में हमने पहला लिखा था सेंट्रल बैंक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें लिखना है कौन सा, कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक। तो अगला लिखो कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं बच्चों? तो कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जैसे मार्केट में जो भी बैंक आपके सामने आ रहे हैं, एसबीआई, पीएनबी, सब किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो लिखो बैंक विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट आर नोन एज सेंट्रल बैंक। वे बैंक जो लाभ के लिए कार्य करते हैं, लाभ के लिए कार्य करते हैं, व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज कॉमर्शियल बैंक। तो प्रश्न है, क्या कोई ऐसा बैंक है जो लॉस के लिए काम करता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करते हैं, नहीं? जैसे रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये बैंक हम दो तरीके से बांट सकते हैं। वे बैंक, तो लिखो कॉमर्शियल बैंक अगेन डिवाइडेड इन टू टाइप्स, शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक, और दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक। गैर अनुसूचित बैंक। देखो कॉमर्शियल बैंक डिवाइडेड इन टू टाइप्स। व्यावसायिक बैंकों को दो प्रकार से बांटते हैं, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल।
चलो अब शेड्यूल बैंक क्या है, तो लिखो वे बैंक विच इज रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरे अनुसूची में पंजीकृत है। सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब हम कैसे पहचाने कौन सा शेड्यूल है कौन सा नहीं है ना, तो देखो लिखना मत, मार्केट में जितने बैंक हैं यदि उनका चेक दूसरा बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, तो सारे के सारे शेड्यूल बैंक। जैसे एक्सिस बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने केनरा बैंक को करेंगे, केनरा बैंक ने देना बैंक को, देना बैंक ने एक्जिम बैंक को, एक्जिम बैंक ने फेडरल बैंक को, फेडरल बैंक ने बड़ौदा को। तो मार्केट के जितने बैंक हैं लगभग सारे के सारे शेड्यूल बैंक हमारा आपसे जिनसे सामना होता है। नॉन शेड्यूल जो रजिस्टर्ड नहीं है ये लगभग नहीं के बराबर है। कुछ छोटा मोटा गली में मम्मी पापा बैंक, भाई बहन टाइप का बैंक, विजय लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, ऐसा कोई बैंक खुल जाए तो सारा का सारा क्या है, नॉन शेड्यूल। तो लिख लो नॉन शेड्यूल बैंक विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 में पंजीकृत न हो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, आर नोन एज नॉन शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अब जो हमारे पास शेड्यूल वाले कॉमर्शियल बैंक हैं वो हैं 88। कुछ है इंडियन, भारतीय, और कुछ है बच्चों फॉरेनर, विदेशी। जो भारतीय हैं ये दो कैटेगरी में हैं। एक है प्राइवेट, निजी, और एक है बच्चों पब्लिक, सार्वजनिक। सार्वजनिक बैंक दो तरीके के, एक नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत, और दूसरा SBI एंड इट्स एसोसिएट्स, SBI और सहयोगी बैंक। तो ये है 1+5 और ये है बच्चों 19। तो कितने हो गए ये 25, ये कितने हो गए 20, ये कितने हो गए 45, ये कितने हैं 43। अब 19 करोगे। तो गलत करते थे। एक तो भारतीय महिला बैंक हट गया और बैंक ऑफ ये क्या नाम है, नहीं वो तो अलग है, वो तो अभी भी काउंट है,
अभी ऑफिशियली नहीं हटा, आरबीआई की वेबसाइट पर जाओ, आईडीबीआई को नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे, अभी पढ़ाऊँगा ऐसा। अब देखो ये तो समझ ही रहे हो, भारतीय है, फॉरेनर भी समझ रहे हैं जिसका मालिकाना हक विदेशियों के पास, प्राइवेट भी समझ रहे हैं, पब्लिक का मतलब है सरकारी बैंक, सार्वजनिक। तो इसमें हमें ये दो सीखना होगा, नेशनलाइज और एसबीआई। तो एक बार बनाने के बाद हेडिंग डालो नेशनलाइज बैंक। तो 370 खत्म हो गया। यस सर। अच्छा हो गया। और क्या सर? क्या अच्छा हो गया? गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे। गोलियां चलेंगे, लोग मरेंगे, और क्या? तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। नीचे क्या रहेगी आपको पता नहीं क्या क्या होने वाला सर। अच्छा, पहले से बुरा होगा सर अब तो। ऐसा नहीं है। हैं? देख लेना सर आप, पहले कम था क्या? अब तो आदमी को ऐसे देखेंगे वहाँ पर कोई करे। तुम तो निकम्मे कांग्रेसी लग रहे हो भाई। नहीं सर। चलो कोई नहीं। हाँ, नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा था जब किसी प्राइवेट संस्था को सरकार अपने कंट्रोल में कर लेती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। नहीं, तो इंदिरा गांधी का मानना था कि कोई संस्था इतनी बड़ी ना हो जाए कि देश की पॉलिसी को डैमेज करने लगे। यदि कोई संस्था इतनी बड़ी हो गई जो देश की पॉलिसी में इंटरफेयर कर सकती है तो उससे पहले उस संस्था को एक्वायर कर लीजिए। क्लियर है? तो इसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन किया, जैसे उन्होंने कोल इंडस्ट्री का, सीमेंट इंडस्ट्री का, आयरन इंडस्ट्री का। उसी क्रम में इन्होंने बैंकों का भी नेशनलाइजेशन किया। तो उन्होंने एक लॉ बनाया 15 अप्रैल 1980 को कि वो बैंक जिनकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा है उन सभी को एक्वायर कर लीजिए। तो कुल 14 बैंक इस कैटेगरी में आए जो उस समय जिनकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा थी। तो 3 क्वेश्चन हो गया कि पहला नेशनलाइजेशन कब, कितने बैंकों का और किस आधार पे। फिर थोड़ा सा आगे चले, एक मिनट, ये था बच्चों 19 जुलाई 1969 को। फिर दूसरा नेशनलाइजेशन उन्होंने किया 15 अप्रैल 1980 को कि वो बैंक जिनकी मार्केट वैल्यू 200 करोड़ से ज़्यादा हो उनको हम नेशनलाइज करेंगे। तो कुल 6 बैंक इस कैटेगरी में आए जिनकी मार्केट वैल्यू उस समय 200 करोड़ से ज़्यादा थी और जो पिछली बार एक्वायर नहीं हो पाए थे। तो दूसरा क्वेश्चन फिर तैयार हो गया, सेकेंड नेशनलाइजेशन कब, किस बेस पर और कितने बैंकों का। संयोग से दोनों काम इंदिरा गांधी ने किया था तो प्रधानमंत्री के रूप में वही। तो यहाँ तक कुल कितने नेशनलाइज हो गए बच्चों? नहीं, फिर थोड़ा सा आगे चले तो 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। तो कुल कितने रह गए? 19। अभी ऐसा बोल रहे हैं कि 2019 में हम बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को मिला करके बैंक ऑफ बड़ौदा में कर देंगे। तो एक तरीके से 2 और कम हो जाएंगे। जब तक इसकी ऑफिशियल कोई घोषणा ना हो तब तक हम इतना ही मान के चलेंगे। ये फ्यूचर है, कभी भी हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पढ़ा होगा ना? तो अभी ये वाला चाहो तो मत लिखना, अभी आपने यहीं तक लिखना है, उसमें तो दिख भी नहीं रहे। थोड़ा सा बच्चे उठ के कैमरे को ऊपर नीचे कर लो 1 मिनट, फिर रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं, यहाँ से ये इसे, हाँ चलो कर लेते तो ठीक है। टूट ही जाएगा बिना खोले कर रहे तो। अभी भी नहीं हुआ, देखो। अच्छा, तुम्हारे में आ गया था। और आज तुमको ले चलते हैं दूसरे स्टूडियो पे, मैं और तुम, और वहाँ से कुछ सीख के आएंगे। कई सारी चीज़ें तुमको सिखानी है। अभी बाइक चला लेते हो? बाइक है?
नहीं लेके आए हो? लेके नहीं आया, फिर क्या फ़ायदा है मेरे भाई? लेके जाते हैं ना पापा, अच्छा अच्छा ठीक। मेरी पर्सनल नहीं है। अच्छा अभी तुम्हारी नहीं है तो तुम कमाने लगे। बहुत कुछ इस ऐप में है, जैसे नीचे किसकी क्लास चल रही है, क्या पढ़ाना है, वो सब सब सीखना है। कितनी उम्र है आपकी? सर 21, 21 हो गई? ग्रेजुएट हो? सर फाइनल ईयर है। कहाँ से? ओपन से? SOL? एस ओके। पास हो जा रहे हो सारे? सारे पास हो गए SOL में? झूठ बोल रहे हैं। सेकंड में वो 2 में बैक आई, आई थी ना? हाँ उसमें आता ही है। कंपलसरी है तो। हाँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं। इग्नू के पास सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इसके SOL में ही है पूरे भारत में। इग्नू विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने स्टूडेंट हैं। लिख दिए? अब लिखो इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक। और औद्योगिक बैंक में बच्चों हेडिंग डालो IDBI। कितने बजे तक छुट्टी कर क्लास? मेरी तो 8 बजे तक चलेगी। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1964। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1964 को की गई थी। हेड ऑफिस मुंबई। प्रेजेंटली वर्तमान में इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ कॉमर्शियल बैंक। वर्तमान में यह व्यावसायिक बैंक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक व्यावसायिक बैंक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अब कॉमर्शियल बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है जानने के लिए एक हेडिंग डालो SIDBI। तो SIDBI की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? तो SIDBI की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडियन। क्यों हो जाएगा जब वहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल था? लिखो हाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और तुम भी भाई कॉपी पे लेके बैठा करो, धीरे धीरे ऐसे सीख जाओगे, फिर बेच तैयार हो जाएगा, फिर एक आध साल में बैच ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देख लो संदीप करते करते रेलवे में नौकरी लेके चला गया, पता है ना? हाँ। तो यह बहुत मेहनती था, खैर वो तो बहुत मेहनती। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी।
हेड ऑफिस, मुख्यालय लखनऊ, इसका मुख्यालय लखनऊ है। एंड इट इज़ वर्किंग फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, या सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए कार्य करता है। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए कार्य करता है। अब प्रश्न है कि ये क्या होता है, तो इसको जानने के लिए सीखते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री को दो कैटेगरी में बांटते हैं हम। एक को हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग, जो सर्विसेज बनाते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट। और दूसरे को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण। जैसे बुक्स जहाँ बनाए, कॉपी बनाए, कपड़े बनाए, है ना। और ये चार कैटेगरी में बनाई जाती हैं। एक को कहते हैं माइक्रो, सूक्ष्म, दूसरे को कहते हैं स्मॉल, लघु, तीसरे को मीडियम, मध्यम, और चौथे को हैवी, बृहद। वो इंडस्ट्री जो 10 लाख रुपए तक से शुरू की जाए माइक्रो, 10 लाख से 2 करोड़ तक स्मॉल, 2 करोड़ से 5 करोड़ मीडियम, एंड मोर देन 5 करोड़ हैवी। जो इंडस्ट्री 25 लाख रुपए तक से शुरू की जाए माइक्रो, 25 लाख से 5 करोड़ तक मीडियम, स्मॉल, 5 करोड़ से 10 करोड़, लिखो मतलब ये समझ लो, 10 करोड़ तक मीडियम, और मोर देन 10 करोड़ हैवी। तो इन दोनों को पैसे को ज़रूरत हो तो ये कहाँ जाएंगे, आईडीबीआई के पास, और इन दोनों को ज़रूरत होगी तो सिडबी के पास। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। हालांकि आजकल आईडीबीआई में मैं और आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि अब ये कमर्शियल काम भी करने लगा। नहीं तो पहले सिर्फ इंडस्ट्री ही खुलवा सकती थी। बना लो एक बार। इसी को कई बार हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। नहीं तो ऐसे पूछता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मीडियम इंटरप्राइज की वैल्यू कितनी डिसाइड की, तो 5 करोड़ से 10 करोड़। बिहार पीसीएस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी भी पूछ चुका है, कई सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। यदि आप लोग टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका तैयारी बेहतर चलता रहेगा। नहीं तो दुनिया का कोई भी आगे पढ़ा ले, क्वेश्चन नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं। इंटरप्राइजेस, MSME। अब इसी बात को सीखने के लिए एक और हेडिंग डालो, मुद्रा बैंक। अपनी क्लास बना ली इंग्लिश की। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म क्या है,
तो लिखो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। देखो मुद्रा बैंक इज नॉट द बैंक, मुद्रा बैंक बैंक नहीं है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यह एक वित्तीय संस्थान है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is working for refinance। यह सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त का कार्य करते हैं। वर्किंग फॉर माइक्रो इंडस्ट्री, सूक्ष्म उद्योगों के लिए पुनर्वित्त का कार्य करते हैं। पुनर्वित्त क्या होता है वो देखो। अभी तक क्या होता था भारत में, हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति को लोन दे देते थे तो उसे पैसे के डूबने के चांसेस रहते थे। तो हम डायरेक्ट, जैसे आप जाओगे तो कहीं मुद्रा नाम से कोई संस्था दिखा आपको? नहीं। तो यहाँ बैंक में जाएंगे तो लिखा होगा यहाँ मुद्रा के तहत लोन दिया जाता है। तो मतलब बैंक मुद्रा किसी कमेटी को या किसी रजिस्टर्ड संस्था को लोन देगी। और वो पब्लिक को या जिसको जरूरत है उसको देंगे और इस तरीके से काम चलता रहेगा। इस घटना को हम रीफाइनेंस कहते हैं। ये लिखा दिए कब एस्टेब्लिश्ड हुआ मुद्रा? नहीं। मुद्रा बैंक एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अप्रैल 2015। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 2015 की गई। हेड ऑफिस मुंबई, सॉरी न्यू दिल्ली। मुद्रा बैंक लोन प्रोवाइडर एट 3 लेवल। मुद्रा बैंक 3 स्तरों पर ऋण प्रदान करते हैं। 3 लेवल, शिशु, किशोर एंड तरुण। ये 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए तो शिशु के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो किशोर के तहत, मतलब क्या है स्कीम के नाम रख रखे कितने तक पैसे तो ये, और 5 लाख रुपए से 10 लाख तक लोन चाहिए तो आप तरुण के तहत लोन ले सकते हैं। क्लियर है?
तो माइक्रो इंडस्ट्री की डेफिनेशन ही क्या थी? 10 लाख तक। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है कि मुद्रा बैंक किसके लिए लोन देते हैं? तो माइक्रो इंडस्ट्री के लिए। मुद्रा बैंक रेगुलेटेड बाय सिडबी, मुद्रा बैंक पर सिडबी का नियंत्रण है। रेगुलेटेड बाय सिडबी, मुद्रा बैंक पर सिडबी का नियंत्रण है, SIDBI। अगला हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नाबार्ड।